नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, पिछली क्लास का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हम बात कर रहे थे सौर मंडल के बारे में। और सौर मंडल से ध्यान रखना, सौर मंडल हम काफ़ी टाइम से पढ़ते चले आ रहे हैं। सौर मंडल हम बचपन से ही लगभग पढ़ते चले आ रहे हैं कि हमारा सौर परिवार क्या है, कौन कौन से सदस्यों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन फिर भी अगर इससे कोई प्रश्न आपका आता है तो उसमें कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझकर अब देखें तो कुछ बेसिक चीजें इसमें समझने वाली हैं। बाकी ग्रहों की प्रकृति के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। तो देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको सूर्य के बारे में बता दिया था, जो हमारे सौर मंडल का जनक है। ठीक है, सूर्य के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी थी, किस प्रकार से उससे प्रश्न आपके बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अब हम बात करेंगे पूरी तरह से ग्रहों के बारे में। तो आप जानते ही हैं ग्रह क्या होते हैं। ग्रहों की परिभाषा मैं आपको लिखवा चुका हूं, जो IAU के द्वारा दी गई है। तो यहां पर देखिए, हम बात करें, यहां पर हम आगे बात करें कि पूरा का पूरा जो सौर मंडल है वो 8 ग्रहों से मिलकर बना है। और यहां पर देखिए, मान लीजिए सूर्य है, यहां पर क्या है? सूर्य है। और सूर्य से दूरी के क्रम में अगर आप लिखें तो यहां पर इस तरह से ग्रह दिखाई देते हैं। यहां पर मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और उसके बाद नेपच्यून है। तो इस तरह से 8 ग्रह दिखाई देते हैं। यहां पर ऐसी स्थिति में है, जैसे यहां पर बुध है, बुध के बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और उसके बाद वरुण है। तो ये तो दूरी के क्रम में एक तो ध्यान रख रहे हैं, क्रम हमेशा लगाने के लिए आता है। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, दोबारा इसको बता दूं। अब ग्रहों की देखिए हम बात करें तो सारे के सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य की परिक्रमा विपरीत दिशा में करते हैं। मतलब एंटी क्लॉकवाइज नहीं करते। कैसे करते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कौन कौन से 2 ग्रह हैं ये पूछा जाएगा। बाकी सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज में हैं। एक तो आपका कौन सा है? शुक्र है, और एक आपका कौन सा है? अरुण है। शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो परिक्रमण कैसे करते हैं? घड़ी की दिशा के अनुसार करते हैं, घड़ी की दिशा के अनुसार। तो ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, बाकी सारे के सारे जो है वो परिक्रमण कैसे करते हैं? वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये फैक्ट आपको बेसिक ध्यान रखने हैं। बाकी सारे कैसे करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। एक तो ये ग्रहों के बारे में मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, इससे क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी चीज क्या है कि ग्रह जो है, पृथ्वी भी आपको पता है अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अपने अक्ष पर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो सूर्य कहां से निकलता है? पूरब से निकलता है। सूर्य पूरब से निकलता है। लेकिन जो ग्रह परिक्रमण विपरीत दिशा में कर रहे हैं, ये अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ईस्ट टू वेस्ट इनका परिभ्रमण होता है या घूर्णन होता है, जिसके कारण आप देखेंगे यहां पर क्या होता है कि ये सूर्य में जो है आपका ये पूछा जाता है कि सूर्य कहां से पश्चिम में निकलता है, किस ग्रह पर? सूर्योदय पश्चिम से होता है और सूर्यास्त पूरब में होता है। तो ये आपकी स्थिति बनती है। तो बाकी सारे ग्रहों की हम बात करें तो ये ग्रह कैसे घूम रहे हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। इस तरह से इनका परिक्रमण होता है। लेकिन ये कैसे घूम रहा है? पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। और ये भी कैसे घूमता है? इस तरह से। तो जाहिर सी बात है, जब ये विपरीत दिशा में घूर्णन करेगा तो यहां पर सूर्योदय कहां से होगा? पश्चिम से, और सूर्यास्त कहां होगा? पूरब में। जबकि बाकी ग्रहों पर इसका उल्टा होता है। तो ये भी आपका प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जहां पर सूर्योदय पश्चिम से होता है? तो वो आपको ध्यान रखें
इनके मैं नाम लिख देता हूं पहले। तो ये तो आपका हो गया बुध, मरकरी, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है। उसके बाद यहां पर आ जाता है मंगल, मार्स, बृहस्पति, शनि और अरुण, और उसके बाद है वरुण। ये ग्रह यहां पर आपके नजर आते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, बृहस्पति और मंगल, इन चारों ग्रहों को हम क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह बोलते हैं, या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। पार्थिव मतलब पृथ्वी की तरह है, ठीक है। ठोस ग्रह हैं, सॉलिड प्लैनेट हैं, ठीक है। इनको इंटरनल प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। जबकि ये चारों के चारों ग्रह कैसे कहलाते हैं? इनको बाहरी ग्रह, गैसीय ग्रह या जोवियन ग्रह बोलते हैं। जोवियन ग्रह बोलते हैं। तो ये इस तरह से ग्रहों को 2 वर्गों में बांटा गया है। और यहां से प्रश्न भी बन जाते हैं कि पार्थिव और जोवियन ग्रह में अंतर स्पष्ट कीजिए। और इन्हीं दोनों ग्रहों के बीच में यहां पर इस तरह से एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है, जिसके बारे में बात हम पहले कर भी चुके हैं। तो यहां पर क्या पाई जाती है? इसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह पेटी या एस्टेरॉयड बेल्ट। ये एक तो ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। एस्टेरॉयड बेल्ट यहां पर पाई जाती है। अब बात आती है, देखिए ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं, और सूर्य के चारों तरफ जो इनका परिक्रमण होता है उसमें कितना समय लगता है, कौन सा ग्रह सबसे तेज गति से परिक्रमण पूरा कर लेता है, सबसे कम समय में सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर लेता है, और कौन सा सबसे ज्यादा समय लगाता है। तो जाहिर सी बात है, जो ज्यादा नजदीक होगा वो जल्दी परिक्रमा पूरी कर लेगा, और दूर होगा उसको ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो परिक्रमण काल की अगर देखिए बात करें, तो यहां पर कुछ चीजें केवल समझने वाली इतनी हैं कि इसका जो परिक्रमण काल है, बुध का जो परिक्रमण काल है, ये मात्र कितना है? 88 दिन का है। 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। शुक्र की बात करें तो शुक्र को लगभग 225 दिन लगते हैं परिक्रमण पूरा करने में। पृथ्वी का आप जानते ही हैं लगभग 365 दिन लगते हैं, ठीक है। मंगल की बात करें तो 685 डेज लगते हैं, 685 दिन लगते हैं मंगल को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में, ठीक है। अब इसके बाद दिन का मतलब नहीं है, इसके बाद साल शुरू हो जाती है। तो बृहस्पति को ध्यान रखना, सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 12 साल लगते हैं, या 11.8 वर्ष का समय लगता है। लगभग 12 साल आपको इसको मानकर चलें। शनि की बात करें, सैटर्न की अगर बात की जाए, तो सैटर्न जो सूर्य की परिक्रमा करता है उसको इसमें लगभग ध्यान रखना 29 वर्ष का समय लगता है। 29 वर्ष इसको लग जाते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में। और अगर हम अरुण की बात करें तो इसको 85 साल लग जाते हैं सूर्य की एक परिक्रमा करने में, और इसको 165 साल लग जाते हैं सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में। तो सबसे ज्यादा समय किसको लगता है? वरुण को लगता है, और सबसे कम समय किसको लगता है? बुध को लगता है। तो ये इसका परिक्रमण काल जान सकते हैं। साथ में ही अगर हम बात करें इनके उपग्रहों की संख्या की, उपग्रहों की देखिए बात करें, उपग्रह, तो उपग्रह की अगर बात करते हैं तो बुध का उपग्रह क्या है? 0 है। शुक्र का उपग्रह क्या है? 0 है। ये 2 उपग्रह ऐसे, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं पाया जाता है, इनका एक भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो ये 0 0 वाले हैं,
और पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है और उसका नाम क्या है? चंद्रमा। मंगल के 2 हैं, फोबोस और डीमोस कहलाते हैं। बृहस्पति की बात करें तो हाल ही में खोजे गए आंकड़ों के अनुसार, हाल ही में जो अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ है उसके आंकड़ों के अनुसार अगर देखें तो यहां पर आंकड़ों में थोड़ा सा बदलाव आ गया है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 79 है, जबकि शनि के उपग्रहों की संख्या 82 हो चुकी है। तो अब अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो वो ग्रह कौन सा होगा? शनि होगा। तो सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह शनि है। उसके बाद अरुण के 27 हैं और इसके 14 उपग्रह हैं। तो ये कुछ विशेषताएं आपको साथ में ध्यान रखनी है। एक तो सूर्य से दूरी के क्रम में आपको ध्यान रखना है, दूसरा किसके कितने उपग्रह हैं ये ध्यान रखना है। वहां आंकड़े बदले हैं तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद दूरी के क्रम में कौन पार्थिव ग्रह की श्रेणी में आते हैं और कौन जॉबियन ग्रह की श्रेणी में आते हैं, तो ये स्थिति ध्यान रखना। ये चारों ग्रह गैसीय ग्रह कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पर गैस ज्यादा मात्रा में है, ठोस कम है। और ये ग्रह जो है वो ठोस ग्रह हैं, पार्थिव मतलब पृथ्वी की तरह ग्रह कहलाते हैं। और बाहर के चारों ग्रह बड़े ग्रह भी कहलाते हैं, जियांट भी इनको कहते हैं, जियांट प्लैनेट, दानव ग्रह भी ये कहलाते हैं। तो इस तरह से इनको थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर उसके बाद एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो एक एक करके जान लेते हैं ग्रहों की क्या स्थिति यहां पर बनती है। तो देखिए हम बात करें एक एक ग्रह की, तो सबसे पहले ले लेते हैं बुध। बुध की क्या क्या विशेषता हो सकती है वो हम जान लेते हैं। पहला पॉइंट बुध से बनेगा, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह की श्रेणी में आता है ये। दूसरा यहां पर ध्यान रखें, सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह कहलाता है, ठीक है। दूसरा हम बात करें दैनिक तापांतर, दैनिक तापांतर दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। तो दैनिक तापांतर आप देखेंगे सबसे ज्यादा किस ग्रह का है? बुध का है। लेकिन औसत तापमान इसका ज्यादा नहीं है, यहां दिन का तापमान ज्यादा हो जाता है, वही रात का तापमान घटकर माइनस में चला जाता है। तो दैनिक तापांतर इसका सबसे ज्यादा है। दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है, लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड। दैनिक तापमान इसका कितना है? 600 डिग्री सेंटीग्रेड इसका दैनिक तापमान पाया जाता है। और तापांतर से मतलब है दिन का तापमान, दिन का सर्वोच्च तापमान, ठीक है, या दिन का अधिकतम तापमान लिखिए, दिन का अधिकतम तापमान और रात्रि का न्यूनतम तापमान। इसको अगर देखें, मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर आप देखें तो इस ग्रह का सबसे ज्यादा है। तो ध्यान रखना, दिन का तापमान इसका लगभग 423 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, लेकिन रात का तापमान घटकर -173 हो जाता है। दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा? 600 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर यहां पर आता है। तो तापांतर सबसे ज्यादा ध्यान रखना कौन से ग्रह का होगा? सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर वाला ग्रह बुध कहलाता है, ठीक है।
अगला पॉइंट लिखें इसके बारे में, कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है, कोई वायुमंडल नहीं है, नो एटमॉस्फियर, और नेक्स्ट लिखें कोई उपग्रह नहीं। तो नो सैटेलाइट और नो एटमॉस्फियर। तो वायुमंडल यहां पर नहीं है, इसी वजह से दिन का तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है और रात का तापमान बहुत कम हो जाता है। वायुमंडल होगी तो गैसें होंगी, और गैसें होगी तो वो गैसें क्या करेंगी, तापमान को रोकने का काम करेंगी, इसलिए औसत तापमान इसका सबसे ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा तापमान अगर पूछा जाए कौन से ग्रह का या सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो कभी भी भूल के बुध मत लगा दीजिए। बुध भले ही सूर्य के सबसे नजदीक है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह की श्रेणी में नहीं आ सकता, क्योंकि यहां पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। और वायुमंडल अगर नहीं पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है गैसें जो है वो इसका तापमान औसत नहीं रहेगा। दिन में जब सूर्य निकलेगा तो गर्म हो जाएगा और रात में सारी की सारी ऊष्मा कहाँ चली जाएगी, वापस अंतरिक्ष में चली जाएगी। तो इसी वजह से इसका तापमान घटकर कितना रह जाता है, माइनस में चला जाता है 173 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कुछ विशेषताएं आपको याद रखनी है, किसके बारे में, बुध ग्रह के बारे में याद रखनी है। ठीक है, तो ये बुध ग्रह के बारे में जानकारी थोड़ी सी रखें। उसके बाद हम अगला ग्रह ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं शुक्र या वीनस। तो इसका नाम जो वीनस पड़ा है, इसका मतलब होता है सुंदरता का देवता, सुंदरता का देवता, ग्रीक देवता के नाम पर है, ग्रीक देवता। ठीक है, तो ग्रीक देवता के नाम पर इसका नाम पड़ा है, इट इज द गॉड ऑफ ब्यूटी। तो गॉड ऑफ ब्यूटी के नाम से जाना जाता है वीनस या शुक्र जो है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं देखिए, जान लेते हैं क्या क्या हैं। तो पहला पॉइंट इसके बारे में जो बनता है वो लिख लीजिए, सूर्य से दूसरे स्थान पर स्थित है, सूर्य से दूसरे स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट लें, सबसे चमकीला ग्रह कहलाता है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट अगर पूछा जाए कोई है तो वो कौन सा है, शुक्र कहलाता है। तो सबसे चमकीला ग्रह ध्यान रखें। दूसरा, सबसे गर्म ग्रह भी ध्यान रखें, सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि इसके वायुमंडल में, इसके वायुमंडल में 90 से 95% CO2 गैस पाई जाती है। ठीक है, तो ये सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। दोस्तों इसको ध्यान रखना है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र लगाना है, क्योंकि इसके वायुमंडल में कितनी है, 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही गैस होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है। और ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं, सौर विकिरण को अवशोषित करने का काम करती हैं। तो यहां पर जब इतनी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, पृथ्वी पर आप देखेंगे कितनी है, मात्र 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, जो 0.4 तक हो चुकी है। ठीक है, उसी की वजह से आप देख रहे हैं चारों तरफ क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की आप सुनते रहते हैं, हल्ला मचा रहता है। यहां पर 90 से 95% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ध्यान रखें, इतनी ज्यादा गैस पाए जाने से क्या होता है कि यहां पर बहुत ज्यादा तापमान हो जाता है। तो प्रेशर कुकर जैसी स्थिति यहां पर बन जाती है, प्रेशर कुकर।
तो ये सोच लीजिए कि यहाँ का औसत तापमान लगभग 480 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक औसत तापमान यहाँ पर है। तो अगर ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जीवन 1 मिनट तक भी संभव नहीं है, अगर किसी मनुष्य को यहां पर भेज दिया जाए तो क्या 400 से ज्यादा डिग्री सेंटीग्रेड में कोई 1 मिनट भी जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। तो यहां पर किसी भी हालत में कोई जीवन संभव नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर तापमान कितना है, मनुष्य के लिए तो बहुत बहुत ही ज्यादा तापमान है। तो बिल्कुल प्रेशर कुकर जैसी स्थिति यहां पर बन जाती है, जो जीवन के लिए बहुत ही घातक स्थिति यहां पर बनी है। तो ये सबसे गर्म ग्रह की श्रेणी में आता है। अब दूसरी बात क्या है कि ये एक ऐसा ग्रह है जो सूर्यास्त के समय चमकता है और सूर्योदय के समय भी चमकता हुआ दिखाई देता है। सूर्योदय के समय ये पूरब में चमकता दिखाई देगा और सूर्यास्त के समय ये पश्चिम की ओर दिखाई देता है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट यहां पर ये बन जाएगा, शुक्र ग्रह को भोर का तारा मॉर्निंग स्टार तथा सांझ का तारा या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है शुक्र। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें, कभी कभार ऐसे भी प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से तारे को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है, इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो ये कौन सा होगा, शुक्र आपका कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और फैक्ट इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा महत्वपूर्ण तारा है। अगला एक और पॉइंट जान लेते हैं यहीं पर, आकार एवं घनत्व पृथ्वी के लगभग समान होने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह द ट्विन स्टार भी, ट्विन प्लैनेट भी कहा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या ट्विन प्लैनेट या सिस्टर प्लैनेट, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखें कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं। ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, मैंने आपको बताया था कि शुक्र ग्रह जो है, ये शुक्र है, मान लीजिए वीनस है। ठीक है, शुक्र ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में, ये मान लीजिए सूर्य की परिक्रमा करता है, यहां पर सूर्य है, तो सूर्य का जो परिक्रमण आपका करता है, इसके इस परिक्रमण की हम बात करें, इसके इस परिक्रमण की बात करें तो इसका परिक्रमण करने में इसको कितने दिन लगते हैं, 88 दिन लगते हैं। ठीक है, वो 225 दिन लगते हैं, सॉरी 225 दिन। 225 दिन में ये सूर्य के चारों तरफ अपना एक परिक्रमण पूरा कर लेता है। लेकिन हैरानी की बात यह है
कि जब इसको अपने अक्ष पर घूमना होता है, अपने एक्सिस पर, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना टाइम लगाती है, लगभग 24 घंटे लगाती है। पृथ्वी की अगर हम बात करें, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में लगभग कितना समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, शुक्र को अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है, 243 दिन लगते हैं। सूर्य की परिक्रमा तो 225 दिन में ही पूरा कर लेता है, लेकिन 243 पृथ्वी दिवस, या जिसको नक्षत्र दिवस भी हम बोलते हैं, 23 घंटा 56 मिनट होता है, उतने दिन को एक माना जाए तो 243 दिन में ये शुक्र अपने अक्ष पर घूमता है। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि सबसे धीमी घूर्णन गति करने वाला ग्रह कौन सा है। अपने अक्ष पर घूमने को हम क्या बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं या परिभ्रमण बोलते हैं। तो सबसे धीमी घूर्णन गति करने वाला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। तो अगला पॉइंट यहां पर लिख लीजिए, सबसे धीमी घूर्णन गति करने वाला ग्रह, ठीक है, कितनी है, 243 दिन। तो 243 दिन में ये अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर लगाता है, या एक चक्कर लगाने में 243 दिन का समय लगता है। पृथ्वी दिवस की मैं बात कर रहा हूं। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है, वही इसको कितने लगते हैं, 243 दिन का समय लगता है। तो सबसे धीमी घूर्णन गति या घूर्णन गति को हम बोलते हैं परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति। ठीक है, तो घूर्णन गति ही परिभ्रमण कहलाती है, और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करना कहलाता है परिक्रमण। तो परिक्रमण इसका 225 दिन है, जबकि परिभ्रमण कितना है, 243 दिन है। फैक्ट में पूछे जाते हैं, कथन में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से शुक्र ग्रह के बारे में कौन सा कथन सही है। तो कंफ्यूज करने के लिए दोनों आंकड़े बदल सकते हैं, परिभ्रमण कर देंगे 225 और परिक्रमण कर देंगे 43, और आप वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, दोनों ही आंकड़े शुक्र से संबंधित हैं। तो ध्यान रखना, सबसे धीमी घूर्णन गति करने वाला ग्रह कहलाता है शुक्र। ठीक है, और शुक्र की एक और यहां पर विशेषता लिख लीजिए, इसका कोई उपग्रह नहीं है, नो सैटेलाइट, कोई उपग्रह नहीं। ठीक है, दूसरा, सूर्य का परिक्रमण विपरीत दिशा में करता है। सूर्य का परिक्रमण विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में मतलब क्लॉकवाइज, बाकी सारे कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो सूर्य का परिक्रमण ध्यान रखना कैसे करता है, विपरीत दिशा में करता है। और दूसरा लिख लें, सूर्योदय, सूर्योदय कहां से होगा, पश्चिम से, और सूर्यास्त कहां पर होगा, पूर्व में, सूर्यास्त पूर्व में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये ऐसा ग्रह है जहां पर सूर्य पश्चिम से निकलता है और सूर्यास्त पूरब में होता है। ठीक है, तो ये स्थिति ध्यान रखनी है आपको। तो ये किसके बारे में है, शुक्र ग्रह के बारे में कुछ फैक्ट हैं, एज इट इज सारे के सारे फैक्ट आपको याद रखने, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट ही मैं लिखा रहा हूं, कोई इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं आपको याद रखने। ठीक है, अब शुक्र के बाद आता है पृथ्वी, और पृथ्वी को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो पृथ्वी को हम लेंगे सबसे बाद में, क्योंकि पृथ्वी की गतियां, जियोडिसी के बारे में भी पढ़ेंगे, पृथ्वी पर कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, तो पृथ्वी को हम रखेंगे सबसे बाद में लेंगे। और अभी हम ले लेते हैं अगला ग्रह जो पृथ्वी के जस्ट बाद पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं मंगल। ठीक है, तो नेक्स्ट ग्रह हम ले लेते हैं मंगल या मार्स।
तो हेडिंग डालेंगे सब मंगल या मार्स। ठीक है, मार्स ग्रह से क्या क्या फैक्ट बनते हैं वो हम जान लेते हैं। पहली चीज तो ध्यान रखें, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह, ठीक है, या रेड प्लैनेट, लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं लाल ग्रह? क्योंकि यहां की जो मिट्टी है, इसकी सतह पर जो मृदा पाई जाती है, उस मृदा में क्या है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। तो लाल ग्रह इसको क्यों कहा जाता है? लाल ग्रह इसको ध्यान रखना, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखें कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है। तो किसी भी ग्रह को कोई रंग का नाम दिया गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा, ऐसे ही तो लाल पीला नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो कोई ना कोई कारण जरूर रहता है। तो ध्यान रखना, ये लाल ग्रह कहलाता है क्योंकि यहां पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, मंगल की एक विशेषता ये ध्यान रखें। दूसरी यहां पर देखिए बात ये रखें, अक्सर आपके दिमाग में ये रहता है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र है। तो लगभग सारी समानता होंगी, जुड़वा जितने भी होते हैं, ट्विंस जितने भी होते हैं, उनमें लगभग समानताएं पाई जाती है। हाथ पैर, आंख, नाक, कान सब एक जैसे होते हैं दोनों के। लेकिन यहां पर कंफ्यूज करने के लिए एक प्रश्न आपको पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णनकाल पृथ्वी के घूर्णनकाल के लगभग बराबर है? किस ग्रह का घूर्णनकाल पृथ्वी के घूर्णनकाल के लगभग बराबर है? तो इसमें ऑप्शन आपका शुक्र भी होगा, ऑप्शन आपका बुध भी होगा, ऑप्शन आपका मंगल भी होगा, और एक आध ग्रह इसमें और जोड़ देंगे। तो ध्यान रखना, दिमाग में अगर आपने ये मान लिया कि जुड़वा ग्रह शुक्र है तो घूर्णनकाल भी इसका किसके बराबर होगा? शुक्र के बराबर होगा। तो आप आंकड़े जान चुके हैं, शुक्र को अपने अक्ष पर घूमने में 243 दिन लग रहे थे। क्या पृथ्वी को लगते हैं? नहीं लगते। पृथ्वी का घूर्णनकाल लगभग 24 घंटे का है, तो मंगल का घूर्णनकाल भी लगभग 24 घंटे का है। जैसे पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 24 घंटे लगते हैं, तो इसको 24 घंटे 37 मिनट लगते हैं। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रश्न पूछा जाए तो यहां पर आपका गलत नहीं होना चाहिए। यहां पर मैं इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूं, तो इसको ध्यान रखें। मंगल का घूर्णनकाल, मंगल ग्रह का घूर्णनकाल या परिभ्रमण काल या रोटेशनल टाइम, परिभ्रमण काल पृथ्वी के घूर्णन काल के, पृथ्वी के घूर्णन काल के लगभग बराबर है, लगभग बराबर है। तो पृथ्वी के घूर्णन काल के लगभग बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, घूर्णन काल की यहां पर हम बात कर रहे थे, घूर्णन काल पृथ्वी और इधर मंगल। ठीक है, तो पृथ्वी का घूर्णनकाल आप जानते ही हैं कितना है, 23 घंटे और 56 मिनट है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मंगल का कितना है, 24 घंटे 37 मिनट है।
तो लगभग बराबर ही है, बाकी किसी का इतना बराबर नहीं है। तो ध्यान रखना, किस ग्रह का घूर्णनकाल पृथ्वी के घूर्णनकाल के लगभग बराबर है, तो वो मंगल का है। ठीक है, शुक्र मत लगा दीजिएगा। घनत्व और आकार के आधार पर शुक्र दूसरे नंबर आपका वो जुड़वा ग्रह कहलाता है। घनत्व में सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। और दूसरा कौन सा है? तो शुक्र है। तो शुक्र का घनत्व लगभग पृथ्वी के बराबर है। जैसे पृथ्वी का 5.5 है तो शुक्र का 5.2 है। ठीक है ना। तो इस तरह से घनत्व और आकार के आधार पर उसको बोलते हैं जुड़वा ग्रह। लेकिन घूर्णन काल की बात आती है तो घूर्णन काल इसका पृथ्वी के बराबर है। 23 घंटा 56 मिनट लगते हैं पृथ्वी को, जबकि मंगल को 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, 24 घंटे 37 मिनट। और चीजें कुछ जान लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जान लेते हैं अगला पॉइंट, ओलंपस मैसी। ओलंपस मैसी ज्वालामुखी, ये क्रिएचर दिखाई देता है मंगल पर। गड्ढे के अनुसार एक आकृति नजर आती है जिसको हम बोलते हैं ओलंपस मैसी ज्वालामुखी। तो ध्यान रखें, ओलंपस मैसी ज्वालामुखी मंगल पर स्थित है, मंगल ग्रह पर। ठीक है, मंगल ग्रह पर पड़ता है। और इसकी विशेषता क्या है? ध्यान रखना, हमारे सौर मंडल का, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। ठीक है, तो सौर मंडल पर जितने भी ग्रह हैं उन पर जो ज्वालामुखी दिखाई देते हैं या क्रेटर दिखाई देते हैं, उनमें सबसे बड़ा दिखाई देता है कौन सा? ओलंपस मैसी। तो सीधा आपसे पूछा जाएगा कि ओलंपस मैसी ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर है? तो मंगल ग्रह आपको ध्यान रखना है। ये भला ही ध्यान में रखना कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो ये ध्यान रखना ओलंपस मैसी है। दूसरा एक और क्रिएचर यहां पर नजर आता है, इसको हम बोलते हैं निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया, NIX। एक और फीचर यहां पर दिखाई देता है, इसको बोलते हैं निक्स ओलंपिया। और निक्स ओलंपिया ध्यान रखना क्या है? एक पर्वत है। निक्स ओलंपिया पर्वत, ध्यान रखें, मंगल पर स्थित, मंगल ग्रह पर स्थित, मंगल ग्रह पर स्थित माउंट एवरेस्ट से, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा, 3 गुना बड़ा पर्वत है। तो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा पर्वत दिखाई देता है निक्स ओलंपिया। तो यह भी आपसे पूछा जाएगा कि निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर है, तो वो ग्रह कौन सा? ध्यान रखना है मंगल ग्रह आपको ध्यान रखना है। मंगल ग्रह पर 2 फीचर्स और नजर आते हैं। एक फीचर आपको ध्यान रखना है ओलंपस मैसी ज्वालामुखी, और दूसरा आपको ध्यान रखना है निक्स ओलंपिया। मिलते जुलते नाम हैं तो याद भी आसानी से हो जाएंगे। तो दोनों क्रिएचर आपको मंगल पर दिखाई देते हैं। उसके बाद हम बात करें मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। उपग्रह, 2 उपग्रह कहलाते हैं मंगल ग्रह के। ये आप जानते ही हैं कौन कौन से हैं। एक कहलाता है फोबोस और दूसरा कहलाता है डीमोस।
तो फोबोस और डीमोस नाम से मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, और डीमोस की अगर यहां पर बात आती है और एक यहां से प्रश्न बन जाता है कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह तो आप जानते ही हैं कौन है, ज्ञानीमीड है, जुपिटर का। लेकिन हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो वो डीमोस कहलाता है। तो ध्यान रखें, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, ठीक है। तो हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह ध्यान रखना कौन है, डीमोस है। और सबसे बड़ा तो हम आगे पढ़ेंगे जुपिटर का उपग्रह कहलाता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, मंगल ग्रह से संबंधित हैं, बेसिक फैक्ट हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, किसके कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण। मंगल ग्रह का गुणनकाल पृथ्वी के गुणनकाल के लगभग बराबर है, वो इंपॉर्टेंट है। और मंगल ग्रह ध्यान रखना दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा बुध है, और बुध से पहले जिसका नंबर आता है वो कौन सा है, मंगल का नंबर आता है। तो ध्यान रखना सूर्य से दूरी कहां पर है इसकी, सूर्य से दूरी, तो ध्यान रखना सबसे पहले बुध आ गया, फिर शुक्र आ गया, फिर पृथ्वी, और फिर आ गया कौन सा, मंगल। तो सूर्य से दूरी में चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर, ठीक है। जबकि आकार में ध्यान रखना, आकार में दूसरा सबसे छोटा ग्रह। तो दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, बुध से ठीक बड़ा अगर ग्रह कौन सा है तो वो आपका मंगल है, ठीक है। मैंने बताया भी था आपको कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है, शनि के बाद अरुण है, अरुण के बाद वरुण है, पांचवें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी कहलाता है, फिर शुक्र कहलाता है, फिर आपका बुध पृथ्वी कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी के बाद शुक्र आ जाता है, शुक्र के बाद मंगल आ जाता है, और मंगल के बाद कौन आता है, मरकरी आता है। तो बुध से ठीक बड़ा ग्रह आपका कौन सा है, यही ग्रह है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये मंगल से संबंधित फैक्ट यहां पर हमने जान लिए। अब हम चले जाते हैं बाहरी ग्रहों की ओर। मंगल के बाद क्या है, बाहरी ग्रह आ जाते हैं, जिसके बाद आ जाता है आपका जुपिटर या बृहस्पति। तो नेक्स्ट लिखें अगला ग्रह बृहस्पति या जुपिटर। तो बृहस्पति और जुपिटर की देखिए यहां पर बात करें तो सिंपल सी बात यह है कि बृहस्पति ध्यान रखना मंगल तथा मंगल ग्रह तथा बृहस्पति ग्रह के मध्य एस्टेरॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रहों की पेटी, क्षुद्र ग्रहों की पेटी या एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना एस्टेरॉयड बेल्ट भी पूछी जाती है, या एस्टेरॉयड शुद्ध ग्रहों की पेटी किन दो ग्रहों के बीच में है या क्या है। तो वे खगोलीय पिंड जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं उनको एस्टेरॉयड ही कहा जाता है। तो एक तो ये ध्यान रखें, दूसरा इसकी विशेषता ये है, बृहस्पति लिख लेना सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है, लार्जेस्ट प्लैनेट। सूर्य से
सूर्य से 5वें स्थान पर स्थित है, 5वें स्थान पर स्थित है। तो सूर्य से 5वीं पोजीशन पर आता है मरकरी, वीनस, अर्थ और उसके बाद मार्स और उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा, जुपिटर आ जाता है। तो सूर्य से 5वें स्थान पर है। दूसरी इसकी हम बात करें तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो आपके एग्जाम से है, सबसे तेज घूर्णन गति करने वाला ग्रह कहलाता है, सबसे तेज घूर्णन गति करने वाला ग्रह। ठीक है, तो अपने अक्ष पर अगर कोई ग्रह सबसे तेज घूमता है तो वो ग्रह ध्यान रखना कौन सा है, वो ग्रह आपका बृहस्पति है। जहां पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे का समय लगता है, वहीं ये अपने अक्ष पर लगभग 10 घंटे में परिक्रमण पूरा कर लेता है। तो इसको कितना समय लगता है, लगभग 10 घंटे या 9 घंटे 56 मिनट का समय लगता है, लेकिन लगभग 10 घंटे ध्यान रखें। तो 10 घंटे में ही ये अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर लगा लेता है। तो सबसे तेज घूर्णन गति करने वाला ग्रह है। तो इसमें क्या होगा, 5 घंटे दिन और 5 घंटे रात की स्थिति बनती है। तो सबसे तेज घूर्णन गति करता है बृहस्पति, सबसे तेज घूर्णन गति करने वाला ग्रह। और बृहस्पति का जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल, तो ये लगभग कितना है, 11.8 वर्ष का समय लगता है, या ये कहें लगभग 12 वर्ष। अगर 12 वर्ष भी लिखा हुआ है तो गलत नहीं है, लगभग 12 वर्ष का इसका क्या है, परिक्रमण काल है। और ये जानना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपको जानकारी के लिए बता दूं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कि हमारे यहाँ महाकुंभ का आयोजन होता है। 4 जगहों पर महाकुंभ का जो आयोजन होता है, इलाहाबाद में, हरिद्वार में, नासिक में, ठीक है, और आपका एक और जगह कहाँ पर होता है, उज्जैन में। 4 जगहों पर आपका महाकुंभ लगता है, हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन। तो इन चारों जगहों पर आपने देखा होगा जब भी महाकुंभ का आयोजन होता है तो 12 साल बाद होता है। तो 12 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होने के पीछे क्या कारण है, वो कारण कौन है, बृहस्पति है। तो शंकराचार्य के द्वारा जब ये महाकुंभ के आयोजन की शुरुआत की गई थी, तो बृहस्पति जब अपनी कक्षा में पूरा एक परिक्रमण पूरा कर लेता है, सूर्य के चारों तरफ पूरा एक चक्कर जब बृहस्पति लगाकर अपनी कक्षा में पहुंचता है, तब महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो ध्यान रखना, महाकुंभ के आयोजन 12 साल में करने के पीछे जो फैक्ट है, पीछे जो कारण है, रीजन है, वो कारण क्या है, बृहस्पति का परिक्रमण काल है। ठीक है, सामान्यतः जब भी मैं पूछता हूं तो वो कहते हैं कि हर 4 साल में आता है, इसलिए ये महाकुंभ जो है वो 12 साल में आएगा। 4 जगहों पर महाकुंभ होगा और 4-4 साल में होगा तो 16 साल बाद लगना चाहिए, लेकिन लगता कब है, 12 साल बाद लगता है। उसके पीछे कारण क्या है, बृहस्पति का परिक्रमण काल है। तो बृहस्पति जब अपना परिक्रमण काल पूरा कर लेता है तब महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो आप देखिए, महाकुंभ का आयोजन तो बहुत पहले से होता रहा है। इसका मतलब भारत में लोगों को इस बात का ज्ञान था कि बृहस्पति का परिक्रमण काल एग्जैक्ट कितना है, जबकि दुनिया को यह बहुत बाद में पता चला है। तो ध्यान रखें, खगोल शास्त्र में भारत पहले बहुत आगे था, गणित में बहुत आगे था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे था, लेकिन हम अपने खोजों को, हम अपने जो आपके विकास यहाँ पर हुआ था उसको दुनिया के सामने सही ढंग से प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, और दुनिया ने इसका फायदा उठाकर उसको चारों तरफ प्रचार प्रसार कर दिया। तो ये थोड़ी सी स्थिति रही है। तो ये क्लियर हो जाएगा, अब आपको याद भी रहेगा इसका कितना है महाकुंभ के आयोजन के आधार पर। ठीक है, बृहस्पति के बारे में ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। दूसरी हम बात करें, अब ये सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह नहीं कहलाता है, ध्यान रखना, इसके जो उपग्रह हैं, इसके उपग्रह
उपग्रहों की संख्या, उपग्रहों की संख्या कितनी है? 79। तो 79 उपग्रह इसके हैं, और इनमें से जो कुछ प्रमुख उपग्रह हैं, तो बृहस्पति के प्रमुख उपग्रह, तो बृहस्पति के प्रमुख उपग्रह की बात करें तो इन उपग्रहों में आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है ज्ञानीमीड। ज्ञानीमीड, ठीक है, यूरोपा, कैलिस्टो आदि। तो इस तरह ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तीन बड़े भी हैं और ये महत्वपूर्ण भी हैं। तो इसके प्रमुख उपग्रहों की बात करें तो उसमें ज्ञानीमीड, यूरोपा और कैलिस्टो का नाम आता है। और ज्ञानीमीड इसलिए सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कहलाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, मतलब ये बुध से भी बड़ा है, इतना आकार है इसका, ध्यान रखना। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा जाए तो कौन सा लगाना है? ज्ञानीमीड है। और ये किसका है? बृहस्पति का। तो कभी कभार सीधा ही पूछ लेंगे, चार ऑप्शन दे देंगे, ज्ञानीमीड, यूरोपा, टाइटन और आपका फोवे, और आपसे पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति के उपग्रह हैं या कौन सा सैटर्न के, शनि के उपग्रह। तो ध्यान रखना ये किसके हैं? ये आपके कहलाते हैं बृहस्पति के। तो बृहस्पति के प्रमुख उपग्रहों को आपको ध्यान रखना है, ज्ञानीमीड, यूरोपा और कैलिस्टो, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कहलाता है ज्ञानीमीड। तो ये फैक्ट इसके बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अगले उपग्रह की, तो ये कहलाता है आपका शनि या सैटर्न, ठीक है, शनि या सैटर्न कहलाता है। और शनि या सैटर्न को आपको पता होगा, ध्यान रखना, पीला ग्रह कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? पीला ग्रह। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अमोनिया तथा मीथेन गैस की अधिकता के कारण, मीथेन गैस की अधिकता। तो ध्यान रखें, अमोनिया और मीथेन गैस की अधिकता के कारण ये कैसा ग्रह कहलाता है? पीला ग्रह कहलाता है, या येलो प्लैनेट कहलाता है, येलो प्लैनेट। तो पीला ग्रह पूछा जाए कौन सा है, तो शनि है, सैटर्न है। और इसके बारे में देखिए कुछ फैक्ट हम बात करें तो दूसरा लिख लें, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कहलाएगा। दूसरा सबसे तेज घूर्णन गति वाला ग्रह, दूसरा सबसे तेज घूर्णन गति वाला ग्रह। तो ये लगभग 11 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाता है। तो बृहस्पति के बाद दूसरा अपने अक्ष पर तेज घूर्णन गति करता है, वो कौन सा है? शनि है, सैटर्न है। नेक्स्ट ध्यान रखें, सर्वाधिक या उपग्रह वाला बाद में लिखेंगे, तो दूसरा सबसे तेज घूर्णन गति वाला ग्रह कहलाता है। नेक्स्ट इसके बारे में लिखें, यहां पर शनि की अगर बात करें तो शनि के चारों तरफ, सैटर्न के चारों तरफ, जैसे ये सैटर्न है, ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या होता है? डस्ट, बर्फ के टुकड़े, धूल के कण, इन सब के क्या पाए जाते हैं? इस तरह से रिंग्स पाए जाते हैं। तो इसके चारों तरफ इस तरह से रिंग्स दिखाई देती हैं, ठीक है।
तो इसी वजह से इसको रिंग्ड प्लैनेट बोलते हैं। तो लिख लें यहां पर शनि ग्रह के चारों ओर 7 वलय पाए जाते हैं। 7 वलय, 7 रिंग्स, 7 वलय पाए जाते हैं। इसलिए इसे वलयित ग्रह, इसलिए इसे वलयित ग्रह या रिंग्ड प्लैनेट, वलयित ग्रह या रिंग्ड प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है, रिंग्ड प्लैनेट कहते हैं। दूसरा, अब इसके चारों तरफ चट्टानों के टुकड़े, बर्फ के टुकड़े, धूल के कणों की एक श्रृंखला इस तरह से पाई जा रही है। तो ये एक ऐसा लगता है कि खुद में छोटा सा क्या है, गैलेक्सी है। भाई गैलेक्सी भी क्या होती है, तारों के झुंड हैं जो परिक्रमण कर रहे हैं इस तरह से। तो उसी तरह की स्थिति यहां पर बनती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ध्यान रखना किस ग्रह को गैलेक्सी नुमा ग्रह भी कहा जाता है, तो ध्यान रखना शनि ग्रह को गैलेक्सी नुमा ग्रह भी कहते हैं। गैलेक्सी नुमा ग्रह, तो गैलेक्सी लाइक प्लैनेट भी ये कहलाता है, गैलेक्सी लाइक प्लैनेट। तो गैलेक्सी नुमा ग्रह अगर हम कहेंगे किसी को, तो वो ग्रह कौन सा कहलाएगा, शनि या सैटर्न ग्रह आपका गैलेक्सी नुमा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट इसके बारे में और लिख लेते हैं। जैसे सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह हो चुका है अब ये, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कितने हो गए, 82। तो सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कहता है, और इसके प्रमुख उपग्रह हैं, इसके प्रमुख उपग्रह, इसके प्रमुख उपग्रहों में आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइटन। ठीक है, टाइटन ध्यान रखें, फोबे, फोबे, फोबे ध्यान रखें। ठीक है, टाइटन है, फोबे है, ये इसके प्रमुख उपग्रह हैं। और टाइटन की बात करें, टाइटन का जो आकार है वो बुध ग्रह के लगभग बराबर है। तो बुध ग्रह के लगभग बराबर कहलाता है क्या, टाइटन। तो टाइटन और फोबे ध्यान रखना, इसके प्रमुख उपग्रहों में आपको याद रखने हैं। तो ये तो बात हो गई कुछ ग्रहों की जो हमने आज बात कर ली। किसके बारे में, मरकरी के बारे में हमने बात की, आपके शुक्र के बारे में हमने बात की, मंगल के बारे में, बृहस्पति के बारे में। ठीक है, और उसके बाद सैटर्न के बारे में। तो ये मेन उपग्रह हैं। इसके बाद कुछ उपग्रह और बचे हुए हैं, उसको हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे किसके बारे में, अन्य बचे हुए उपग्रहों के बारे में। तो धन्यवाद सभी लोगों को जुड़ने के लिए। नमस्कार सभी लोगों को।